हेलो बच्चों, स्टैटिस्टिक्स पे आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, सेकंड लेक्चर है। कल रात मैंने खूब पढ़ाई की। कल रात मैंने इतनी पढ़ाई की कि चांद भी जलने लगा मुझसे। कल रात मैंने खूब पढ़ाई की, खूब स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई की, इतनी पढ़ाई की कि चांद भी जलने लगा। पूरी रात जल जल के सुबह देखा तो वो सूरज हो चुका था। इतना जल गया चांद मुझसे, इतना जल गया चांद मुझसे कि जल के चांद सुबह सूरज हो गया। और जैसे ही सूरज हो गया हम पढ़ाई करके सो गए। चांद जलता रहा, सूरज जलता रहा, हम निश्चिंत सोते रहे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी हूं एकदम भन्नाट। तो यार लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कि स्टैटिस्टिक्स होती क्या है, डेटा क्या होता है, मीन क्या होता है ना। हमने ये देखा कि सेंट्रल टेंडेंसी डेटा की क्या होती है ना, और सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के 3 तरीकों की बात हमने की थी, मीन, मीडियन और मोड, जिसमें मीन को तो मैंने डिटेल में आपको सिखा दिया था। अब इस लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे मीडियन की। उससे पहले देखिए मैंने खूबसूरत लाइन लिखी है, इफ यू टॉर्चर द डेटा लॉन्ग इनफ इट विल कन्फेस। आप डेटा को टॉर्चर करते जाओ, उसमें से कुछ कुछ निकालते जाओ, अरे क्या डेटा को एनालाइज करते चले जाओ, वो आपको सच बोलना शुरू कर देगा, वो आपको सब कुछ बयां करना, सब कुछ बताना शुरू कर देगा। इफ यू टॉर्चर द डेटा लॉन्ग इनफ इट विल कन्फेस। डेटा हैंडलिंग बोलते हैं इसको। तो यार चलिए मीडियन के साथ शुरुआत करते हैं। मीडियन क्या है? मीन पे अपनी पूरी कमांड आ गई थी, ठीक है। देखिए मीडियन के बारे में कुछ लाइंस मैंने लिखी हैं, एक बार रीड कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से मीडियन सिखाऊंगा, ठीक है। क्या लिखा है? द मीडियन इज द स्कोर, the median is the score that divides the distribution, है ना। एक ऐसा स्कोर होता है मीडियन, एक ऐसी वैल्यू होती है जो डिस्ट्रीब्यूशन को डिवाइड कर दे इनटू हाफ्स। मतलब आधा इधर स्कोर हो, मतलब आधा वैल्यूज इधर हो जाएं, आधी वैल्यूज इधर हो जाएं, और बीच की वैल्यू जो है ना उसको बोलते हैं मीडियन, ठीक है। मीडियन को यार 50th परसेंटाइल भी बोलते हैं, है ना। जिस स्टूडेंट के ना 50th परसेंटाइल मार्क्स आ जाए ना तो यार वो मीडियन मार्क्स हो जाते हैं उसके, ठीक है ना। 50th परसेंटाइल भी बोलते हैं उसको, ठीक है। इसमें लिखा है हाफ ऑफ द स्कोर जो है ना आर अबव द मीडियन एंड हाफ आर बिलो द मीडियन, ठीक है ना। व्हेन द डेटा आर अरेंज्ड इन न्यूमेरिकल ऑर्डर द मीडियन इज ऑल्सो रेफर्ड एज द स्कोर एट द हाफ एट द 50th परसेंटाइल इन द डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। मतलब मीडियन से आधा डेटा इस तरफ होता है, आधा डेटा इस तरफ होता है। क्या कहा गया है, मैं बात आपको समझाता हूं एक बार। देखिए यहां पे मैंने लिख दिया 5, 2, 8, 9, 11, 13 और -1 लिख देते हैं यार 1, ठीक है। ये आपके पास अनग्रुप्ड डेटा है। क्या है अनग्रुप्ड डेटा? मैंने कहा आप मीडियन मुझे बता दीजिए, है ना। तो मीडियन बताने के लिए सबसे पहले राइट द डेटा इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है ना। या तो उसको इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, ठीक है ना। मान लो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया मैंने, ठीक है ना। मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, आप कैसे भी लिख सकते हैं ना, मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले 1 सबसे छोटा लिखेंगे, ठीक है। फिर 2 आ जाएगा यार, फिर 5 आएगा, फिर 8, फिर 9, फिर 11, फिर 13, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे 3 वैल्यूज इस तरफ छोड़ दो, 3 वैल्यूज इस तरफ छोड़ दो, ये जो बीच की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी मीडियन, ठीक है। यहाँ पे 3 वैल्यूज छोड़ दी, यहाँ पे 3 वैल्यूज छोड़ दी, ये जो बीच की वैल्यू है ये हो जाएगी मीडियन। मीडियन कितनी हो जाएगी इस डेटा की? मीडियन हो जाएगी 8। तो क्या लिखा गया है? मीडियन जो है ना ये ऐसा स्कोर है जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को 2 हाफ में डिवाइड कर देता है, आधा इधर, ठीक है। तो मीडियन निकालना बड़ा आसान है। यहाँ पे ओड नंबर ऑफ वैल्यूज थी। कितनी वैल्यूज थी? 3, 3, 6 और 1 7 वैल्यूज थी। तो जो 4th नंबर पे जो वैल्यू है वो मीडियन हो गई, है ना, 4th नंबर पे, ठीक है। 7 वैल्यूज थी ना, जब ओड वैल्यूज हो
तो 7 + 1/2 कर दो, तो फोर्थ नंबर पे जो वैल्यू आ गई वो क्या हो गई, मीडियन हो गई। ठीक है, तो अगर मान लो किसी डेटा में मान लो है अपनी 23 वैल्यूज है ना, 23 वैल्यूज हैं, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, और उसके बाद 23 + 1 करो, कितना हो गया 24, 24/2 कितना हो गया 12। तो 12th नंबर पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मीडियन होगी। और अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो, है ना, जैसे 12 है, 2 है, 4 है, 14 है ना, आपका 18 है, 10 है, ठीक है, 5 है और 7 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितनी वैल्यूज हैं, यहाँ पे हमारे डेटा में 8 वैल्यूज हैं। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं सारे डेटा को। ठीक है, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 14 और 18। ठीक है, कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, ये हैं 8 ऑब्जर्वेशंस। ठीक है ना, 8 ऑब्जर्वेशंस हैं, 8 ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है जी, तो क्या करो, देखो 3 ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लेफ्ट में छोड़ो, 3 आप राइट में छोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे देखो बीच में है ना, मिडल की ऑब्जर्वेशंस पे अपना फोकस रहता है, तो मिडल में इस केस में 2 आ रही हैं, कौन कौन सी, 4th वाली और 5th वाली, है ना, मतलब 8 ऑब्जर्वेशंस है ना, तो 8/2 4th वाली और 8/2 में एक 1 जोड़ दो, मतलब 5th वाली। ठीक है, 2 ऑब्जर्वेशंस मिडल में आ रही हैं, तो अगर अपने को मीडियन निकालना हो ना यार, तो 4th और 5th में जो ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं इनको जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। 7 + 10 कितना हो गया 17, 17/2 करेंगे तो कितना हो गया 8.5, कितना हो गया जी 8.5 हो गया। क्लियर एकदम। तो यार अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारी इवन है ना, तो जैसे n ऑब्जर्वेशंस हैं तो n/2 कर दो और n/2 + 1 कर दो, है ना, दोनों ऑब्जर्वेशंस का फिर जोड़ के /2 कर दो, मीडियन आ जाएगी। ठीक है, यहां पे मैंने आप लोगों के लिए फॉर्मूला भी लिखा है सजा करके, कि अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n है, ठीक है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, n है। ठीक है, देखिए हाईलाइट कर देता हूं चीजों को, है ना, n क्या है, n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर n की वैल्यू ओड है ना, n की वैल्यू ओड है तो मीडियन निकलेगा यार इस फॉर्मूले से, है ना, मीडियन किससे निकलेगा, इससे निकलेगा, मतलब n + 1/2th आइटम जो होगा, n + 1/2th आइटम जो होगा वो क्या होगा, मीडियन होगा, है ना, n + 1/2th आइटम जो होगा वो मीडियन होगा। और एक शर्त है मीडियन निकालने के लिए, डेटा को या तो इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, और n की वैल्यू अगर इवन है, तो मैंने भी बताया n की वैल्यू अगर इवन है, ठीक है, तो 2 आइटम बीच में होंगे, एक तो n/2th आइटम और एक n/2 + 1th आइटम। ठीक है, उन दोनों को जोड़ करके, है ना, 2 से डिवाइड कर दो, आप इन दोनों को जोड़ करके आप 2 से डिवाइड कर दो, मीडियन निकल जाएगी। ठीक है, दोनों का एवरेज ले लो आप, है ना, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो n की वैल्यू ओड होगी और n की वैल्यू इवन होगी, तो मीडियन कैसे निकालेंगे। आई होप आपको बात एकदम समझ में आ गई है। करेक्ट है जी। अब ये जो मैंने मीडियन निकालने की कहानी बताई ना, ये अनग्रुप्ड डेटा के लिए थी। ठीक है ना, इंडिविजुअल सीरीज के लिए थी। कैलकुलेशन ऑफ मीडियन जो हमने किया ये इंडिविजुअल सीरीज के लिए थी। इंडिविजुअल सीरीज का मतलब होता है अनग्रुप्ड डेटा, है ना, अनग्रुप्ड डेटा, है ना, अनग्रुप्ड डेटा के लिए ये मीडियन की कहानी थी। ठीक है, अगर ग्रुप्ड डेटा हो, ग्रुप्ड डेटा में भी 2 केस बनते हैं, डिस्क्रीट सीरीज या फिर कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, अगर ग्रुप्ड डेटा हो, आपको बता दूं, अगर ग्रुप्ड डेटा हो और अपने को डिस्क्रीट सीरीज गिवन हो, है ना, ग्रुप्ड डेटा है और डिस्क्रीट सीरीज गिवन है, उस केस में मीडियन कैसे निकालेंगे। देखिए यहां पे लिखा क्या है, इन दिस केस वी फर्स्ट फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे अपन ऑफ द वेरिएबल, है ना, अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, एंड द मीडियन इज गिवन बाय, फिर मीडियन कैसे निकलेगी मैं अभी फॉर्मूला बताऊंगा, है ना, इज गिवन बाय, ये जो इज गिवन बाय दिस प्रोसीजर, है ना, प्रोसीजर भी बता रहा हूं। यहां पे देखिए मैंने लिख दिया यार मार्क्स, यहां पे लिख दिया देखिए मार्क्स, और इस तरफ लिख रहा हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ध्यान से देखना यार बात को, क्योंकि मैं सीरियस हूं इस चीज को लेके, है ना मैं सीरियस हूं यार। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें अगर अपन, तो देखो 10 मार्क्स हैं
2 स्टूडेंट्स के लिए, 2 स्टूडेंट्स के, 12 मार्क्स हैं 3 स्टूडेंट्स के, ठीक है, 15 मार्क्स हैं 5 स्टूडेंट्स के, 17 मार्क्स हैं 8 स्टूडेंट्स के, और 20 मार्क्स हैं यार 10 स्टूडेंट्स के। पहले तो ये बात समझनी है, ठीक है। अब डेटा आपके पास है, अब मीडियन मार्क्स निकालने हैं। मेरा टास्क जो है ना, टास्क, आप मेरे टास्क को समझिए, मुझे निकालना है, मुझे निकालने हैं मीडियन मार्क्स। क्या निकालने हैं मेरे को मीडियन मार्क्स निकालने हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी है ना मार्क्स की, वो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है ना, यहाँ पे लिखी हुई है फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये बात समझनी होगी अपने को, है ना, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। मतलब ये एफ आई वाली टेबल है ना, और ये एक्स आई वाली टेबल है, ठीक है। ये जो टेबल है ये एफ आई वाली टेबल है, ठीक है, और ये वाली जो टेबल है ये एक्स आई वाली टेबल है, ठीक है। अब यार क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं सबसे पहले। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाले ना अपन, तो क्या हो गई 2 है ना, कैसे निकालते हैं फिर, 3 + 2 कितना हो गया 5, 5 + 5 कितना हो गया 10, 10 + 8 कितना हो गया 18, 18 + 9 कितना हो गया 28, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे 28, लास्ट वाला नंबर अपने को ये बताता है कि टोटल कितनी ऑब्जर्वेशंस है ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट नंबर है ना यार, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको n बोलते हैं। भाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गई ना यार, जो लास्ट वाला जो वैल्यू है ना, ये n है, n बोले तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना यार, ये n बोले तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, करेक्ट है ना एकदम। यहाँ पे एकदम और अच्छे से लिखता हूँ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, n बोले तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लास्ट वाला नंबर बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। अभी जो मार्क्स हैं, इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये मार्क्स देखिए, मैंने यूं अगर इस तरफ जाऊं, टॉप से नीचे जाऊं, तो मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं, ठीक है ना। तो अगर इस तरफ जाऊं मैं टॉप से बॉटम में, तो आप देख सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बात इंश्योर करनी है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये जो है ना डेटा लिखा हो, ऑब्जर्वेशन हमारी जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी हो। पहला काम तो ये करना है मीडियन निकालने के लिए। उसके बाद देखिए फ्रीक्वेंसी से क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली, तो कितना आ गया 28 आ गया। मतलब टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है 28 है, टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है 28 है। तो टोटल ऑब्जर्वेशन अगर 28 है तो कैसे निकालोगे आप मीडियन, कैसे निकालोगे? देखिए 28/2 है ना, 28/2 + 1 कर दो आप। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है n/2 + 1, n/2 + 1th वैल्यू इज द मीडियन, इज द मीडियन। अब आप सोचेंगे यार कैसी बात कर रहे हो आप? भाई मैं ऐसी बात कर रहा हूँ ठीक है ना ध्यान से सुनना, 20 है ना, ये n है ना, तो 28/2, ध्यान से सुनना। आप बोलेंगे अरे नहीं, पहले n/2 निकालो, फिर n/2 + 1 निकालो, फिर उनको जोड़ो, फिर उनका 1/2 निकालो, फिर मीडियन आनी चाहिए, क्योंकि n तो इवन नंबर है, इवन नंबर है तो ये वाला फॉर्मूला लगना चाहिए। भाई लगना चाहिए, लगा के देखेंगे, पूरी बात सुनो आप, ठीक है। तो क्या सीन है, तो क्या हो गया देखो 28, ध्यान से सुनना है ना, 20 n + 1/1th वैल्यू इज द मीडियन, ठीक है। हाँ 1th वैल्यू, हाँ चलो 28/2 कर दिया मैंने, 28/2 कर दिया, कितना हो गया 14 हो गया। तो 14 जो है ना, 14 मतलब कहाँ पे आया 14, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ना 18, मतलब 10 से 18 वाली टर्म्स यहाँ पे मिलेंगे ना अपने को। बात समझ में आ रही है? ये देखो, ये वाली आपकी जो रोज हैं इनको ध्यान से देखिए, है ना, मतलब देखिए है ना, ये बात समझ में आनी चाहिए, है ना, ये रो एकदम साफ साफ नजर आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो 14th ऑब्जर्वेशन यार यहाँ मिलेगी आपको, ये है 14th ऑब्जर्वेशन। 17 मार्क्स जो है ना ये मीडियन मार्क्स हैं, मतलब बीच में इनको अगर अपन इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर ले तो 17 मार्क्स, ये जो है ना ये क्या है मीडियन मार्क्स हैं, ठीक है। और आप n/2 + n/2 + 1 निकाल दोगे ना, जैसे n/2 वाली मतलब 14th ऑब्जर्वेशन कितनी 17, उससे अगली कितनी है वो भी 17 है, बाय 2 करोगे तो फिर से 17 आंसर आना है ना। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला का जो है कोई उपयोग नहीं है, ठीक है। तो n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन है ना, वैल्यू का मतलब ऑब्जर्वेशन है ना, ऑब्जर्वेशन इज द मीडियन, ऑब्जर्वेशन
इज द मीडियन, वो क्या होगी, मीडियन होगी, ठीक है, हाँ करेक्ट है। और अगर n मान लो आ जाता यहाँ पे ओड आ जाता है ना, जैसे मान लो यहाँ पे मैं 1 मिनट के लिए बोल दूँ कि यहाँ स्टूडेंट्स हैं 11 है ना, यहाँ 11 है, तो यार यहाँ कितने हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे 29 हो जाएंगे ना। तो अब क्या करेंगे, अब भी कर दो यार, 29/2 कर दो, 14.5 आ गया। 14.5 कहाँ मिलेगा, मतलब 15th कर दो, आगे 14.5 + 1 कर दो, ये 14 ले लो आप, 14 + 1 15th ऑब्जर्वेशन कहाँ मिलेगी आपको, वही मिलेगी, फिर से आंसर 17th आ गया, ठीक है ना। बस ये फॉर्मूला तब वैलिड नहीं होता जब n/2 + 1 कॉर्नर पॉइंट आ जाए ना, दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड, है ना, दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड, ये बात समझनी है, दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड इफ n/2 इज अ कॉर्नर पॉइंट, है ना। अगर कॉर्नर पॉइंट आ जाए, ये बात अपने कॉर्नर पॉइंट आ जाए तो फिर अपने को कैसे निकालना है, ये वाला तो फंडामेंटल फॉर्मूला है, ठीक है, फिर अपने को मीडियन इस फॉर्मूला से निकालना है ना। जैसे n/2 करने पे कॉर्नर पॉइंट आ गया, मतलब n/2 जैसे आप 30 आ गया, 30 नहीं, जैसे 20 आ गया, तो 20/2 करते ही 10 आ गया, ये कॉर्नर पॉइंट आ गया, तो फिर आपको 10th ऑब्जर्वेशन देखो, 11th ऑब्जर्वेशन देखो, जोड़ के फिर बाय 2 करो, जैसे अपन कर रहे थे, करेक्ट है। तो यार ये शॉर्टकट टाइप से आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन निकालना आ गया अपने को एकदम भन्नाट तरीके से, ठीक है। मूव करते हैं आगे। अब बात करते हैं कि ग्रुप डेटा जो होगा, अगर कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीडियन कैसे निकालें। यार कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीडियन निकालने का एक मस्त फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है। अगर अपने को कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में मीडियन निकालना है तो आप इस फॉर्मूले को एंजॉय कीजिए, इस फॉर्मूले को याद कीजिए और इस फॉर्मूले से मीडियन निकालेंगे। अब आप बोलेंगे यार कि ये फॉर्मूले का मीनिंग क्या है, यहाँ पे बता दूं, ये L लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, L, ठीक है। L का मतलब क्या है ना, L का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, है ना। फिर ये F बोले फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है। N क्या है, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, है ना। N बोले तो ये वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब निकालते हैं तो लास्ट वाला नंबर, ठीक है, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, करेक्ट है। C क्या है, C है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग टू द मीडियन क्लास। यहाँ पे देखिए मीडियन क्लास निकलेगी, है ना, फिर मीडियन भी निकलेगी। देखिए पूरी बात ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ये मार्क्स हैं, ठीक है ना, ये मार्क्स हैं, यहाँ पे है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना, है ना। अपने 0 से 10 मार्क्स हैं 5 स्टूडेंट्स के, ठीक है। 10 से 20 मार्क्स हैं 3 स्टूडेंट्स के, 20 से 30 मार्क्स हैं 6 स्टूडेंट्स के, और यार 30 से 40 मार्क्स हैं यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स के, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए ये जो डेटा है, ये डेटा है यार कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ग्रुप डेटा है, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, करेक्ट है। बातें यहाँ पे समझ में आनी चाहिए आपको। ये ग्रुप डेटा ले लिया मैंने, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्रुप डेटा है। अब ठीक है, इतना समझ में आ गया। अच्छा ये क्या है, ये xi वाला कॉलम है, ठीक है, ये है xi वाला कॉलम और ये है fi वाला कॉलम, ठीक है, xi और fi वाले कॉलम है ये, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो मीडियन क्लास निकालते हैं, क्या निकालते हैं, मीडियन क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोले तो सिग्मा fi वाला कॉलम बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए 5, फिर कैसे निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 5 + 3 कितना हो गया 8, ठीक है, 8 + 6 कितना हो गया, है ना। ये फ्रीक्वेंसीज का मतलब होता है कितनी बार ये काम हुआ है ना, फ्रीक्वेंसी मतलब समझते हो ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोले तो इसको इसमें जोड़ देंगे, फिर जो आंसर है उसको इसमें जोड़ देंगे एंड सो ऑन, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हो गई, ठीक है। 8 + 6 कितना हो गया 14, 14 + 10 कितना हो गया, 14 + 10 हो गया 24। यार आई होप बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम बना दिया, करेक्ट है ना। अब ये हो गया 14, ठीक है। अब मीडियन क्लास निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं मीडियन क्लास, ठीक है ना, मीडियन क्लास, ठीक है। तो मीडियन क्लास कौन सी आएगी यहाँ पे 24/2
+1 कर देंगे तो ये हो गया 13th, है ना। 13th वैल्यू कहाँ, यहाँ पे है ना। अच्छा 8 तो यहाँ हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब 8 से 14th है ना, 8 से 14 तक की वैल्यूज यहाँ मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये मिल गई अपने को मीडियन क्लास, ठीक है। 14 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 14 का मतलब क्या होता है कि 8 से 14 वाले जो ऑब्जर्वेशन है ना, मतलब 8 से 14 नहीं, 9 से 14 है ना, 9 से 14 वाले ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है ना। 8 तो चले गए, अब 8 के बाद अगले 6 है ना, यहाँ मिलेंगे। तो मीडियन क्लास मिल गई अपने को, है ना। तो मीडियन क्लास मतलब 13th जो 13th जो ऑब्जर्वेशन होगी ना, 13th ऑब्जर्वेशन वाले जो मीडियन क्लास होगी उसकी बात करें। 13th ऑब्जर्वेशन है ना, 13th ऑब्जर्वेशन वाली जो क्लास होगी, ठीक है। तो मीडियन क्लास का ये जो होगा, तो मीडियन क्लास क्या होगी हमारी, मीडियन क्लास होगी हमारी 20 से 30 वाली, ये हमारी क्या है, मीडियन क्लास है, ठीक है। अब यहाँ पे मीडियन कैसे निकलेगी, मीडियन क्लास निकाल दी अपन ने, फिर मीडियन कैसे निकलेगी, देखिए एल का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, है ना। ये मीडियन क्लास आ गई, ध्यान से सुनना। एक क्लास की लोअर लिमिट क्या होती है, ये लोअर लिमिट है, ठीक है। ये क्या है, ये है लोअर लिमिट। ये लोअर लिमिट किसकी है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, है ना। और ये अपर लिमिट है, ये क्या है, ये है अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। तो एल हो गया हमारा लोअर लिमिट मतलब 20, ठीक है, 20 प्लस, ठीक है। अब n/2 n कितना है, n कितना है 24, ये हमारा n होता है। टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, ये n है, ठीक है। तो n/2 24/2, ठीक है, 24/2 माइनस c क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास। प्रीसीडिंग मतलब पहले वाली, है ना, पहले वाली मतलब इससे पहले वाली, ये है ना, ये वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 8 थी, है ना। तो -8, ठीक है, डिवाइड बाय f क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। f क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6, तो डिवाइड बाय 6 कर दिया, इनटू आई क्या है, विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास। तो यार मीडियन क्लास की विड्थ कितनी है, 30 माइनस 20, मीडियन क्लास की विड्थ कितनी है, 10, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर है ना, एकदम n की वैल्यू क्लियर है, c की वैल्यू क्लियर है एकदम, ठीक है ना। c क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास, है ना। सक्सीडिंग बोले तो आगे, प्रीसीडिंग बोले तो पहले वाली, ठीक है। तो यार मीडियन आ गई यहाँ पे 20 प्लस ये 12 माइनस 8 कितना हो गया, 4, ठीक है। कितना होगा 12 माइनस 8, 4/6 इंटू 10, है ना। 4/6 2/3 हो गया, ये हो गया 20/3, है ना। तो 20 प्लस 20/3 होता है आपका 6.6, तो ये हो गया 26.6 आ गई मीडियन, 26.6 क्या आ गई मीडियन, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में इस फॉर्मूला को आप याद रख लें, और ये इस फॉर्मूला में हर चीज़ की मैंने इंटरप्रिटेशन बता दी और एग्जाम्पल में सारी टर्म्स को डिटेल में समझा भी दिया, करेक्ट है। तो यार देखो इससे अच्छा एग्जाम्पल आपको कहीं नहीं मिलेगा, है ना। ग्रुप डेटा में कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में आपको मीडियन कैसे निकालनी है, कहानी एकदम समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यार मीडियन का फंडा समझ में आ गया आपको। मीडियन क्या है, मीडियन बोले तो वो वैल्यू जिसके आधा इस तरफ डेटा हो आधा इस तरफ डेटा हो, ठीक है ना। अगर डेटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अपन करते तो, ठीक है। मूव करते हैं आगे। अब बात होगी मोड की। मोड क्या है, मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट स्कोर। यार इंपॉर्टेंट बात है नोट करने वाली, मोस्ट फ्रीक्वेंट स्कोर इन द डिस्ट्रीब्यूशन। ये बात समझ में आ गई तो मोड समझ में आ गया। जैसे मैंने ऑब्जर्वेशंस लिख दी है ना, कंसिडर सम ऑब्जर्वेशंस 2 2 3 3 3 3 5 8 9 9 और 10, ठीक है। ये कुछ ऑब्जर्वेशंस है ना, कंसिडर सम ऑब्जर्वेशंस, कंसिडर सम ऑब्जर्वेशंस, ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। आप मोड बताइए क्या है। मोड बहुत सिंपल होता है, जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार आ जाए उसको मोड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टाइम्स आया है, 3 4 टाइम्स आ गया, 5 1 टाइम, 8 1 टाइम, 9 2 टाइम्स, 10 जो है 1 टाइम। तो सबसे ज्यादा बार 3 आया है तो मोड क्या हो गया, 3 हो गया।
है ना, मोस्ट फ्रीक्वेंट बार जो आया हो ना, इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट स्कोर, है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, जिस स्कोर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, तो सबसे ज्यादा बार आया हो, उसको क्या बोलेंगे, मोड बोलेंगे, ठीक है। अ डिस्ट्रीब्यूशन वेयर अ सिंगल स्कोर इज मोस्ट फ्रीक्वेंट हैज वन मोड, है ना, मतलब अगर मान लो जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनमें एक वैल्यू ही ऐसी है जो सबसे ज्यादा बार आई है, तो उसका एक मोड होगा, और ऐसी ऑब्जर्वेशन को यूनिमोडल बोलते हैं। व्हेन देयर आर टाइज बिटवीन द मोस्ट फ्रीक्वेंट स्कोर्स, मतलब अगर 10 यहां पे 4 बार आया होता तो यहां पे टाई हो गया, मोड 10 भी होगा और मोड 3 भी होगा। अगर दो ऑब्जर्वेशन ऐसी हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार है और इक्वल है, तो उस केस में डिस्ट्रीब्यूशन को बोलेंगे बाई मॉडल। क्या बोलेंगे, बाई मॉडल। क्यों बोलेंगे, क्योंकि उसके दो मोड हैं, ठीक है, इफ द स्कोर टाई, ठीक है। और अगर 3 बार आ जाए तो ट्राई मॉडल बोलेंगे, 4 बार आ जाए तो टेट्रा मॉडल बोलेंगे, बहुत ज्यादा बार आने पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को मल्टी मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्टी मॉडल बोलते हैं। तो इसके जो मोड हैं वो एक तो 3 हो गया और एक 10 हो गया, इसके दो मोड बोले जाएंगे। समझ में आ गई बात, है ना। मोड क्या होता है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन जो होती है उसको मोड बोलते हैं। यूनी मॉडल, बाई मॉडल, मल्टी मॉडल की क्या कहानी है वो भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहां पे जो मैंने मोड निकाला है, ये निकाला है अनग्रुप्ड डेटा का, है ना, ग्रुपिंग यहां पे नहीं करी है, ठीक है ना। अच्छा, है ना। और ग्रुप डेटा में कॉन्टिन्यूस अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए तो मोड कैसे निकालते हैं वो भी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर मान लो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी होती है ना, देखो पीछे चलते हैं, डिस्क्रीट सीरीज है, अगर कोई बोले मोड क्या है, तो सबसे ज्यादा है नंबर, देखो 11 स्टूडेंट्स के 20 मार्क्स हैं, तो मोड मार्क्स कितने हो गए, 20, मतलब यहां तो देखते ही मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप डेटा में डिस्क्रीट वाला जो केस है उसमें तो मोड निकालना बहुत आसान है। अब कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मोड कैसे निकालते हैं वो भी अपन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। मेरी बातों को बिल्कुल गौर से सुने, समझ ना आए बार बार सुने, समझ में आ जाएंगी फिर, क्योंकि भाई की बात समझ में ना आए ऐसा हो नहीं सकता। कई सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सॉन्ग कब आ रहा है। विद इन 2 डेज स्क्रीन पे आपके सामने मैं हाजिर हो जाऊंगा लेकर के मैथ सॉन्ग, ठीक है। हाँ, मोड फॉर कॉन्टिन्यूस सीरीज, ये देखिए कॉन्टिन्यूस सीरीज है, मार्क्स ऑब्टेन्ड लिखे हैं, क्लास इंटरवल लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यार इस डेटा का मोड निकालो, है ना। तो देखिए मोड कैसे निकलेगा, इसने कहा यहाँ पे ये इसमें फिट कर दो आप मोड, तो इस डेटा का मोड कैसे निकलेगा, ये लो यहाँ निकाल देते हैं मोड, है ना। मोड इज इक्वल टू, अच्छा नीचे निकालते हैं भाई, नीचे निकालते हैं, है ना, जगह कम है यहाँ पे, यहाँ निकालता हूँ मोड। मोड देखिए यहाँ पे पहले तो एल बोले तो लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, सबसे पहला काम है मॉडल क्लास निकालना। मॉडल क्लास कैसे निकलेगी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिस क्लास की होगी वो मॉडल क्लास होगी। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये लो, तो ये जो है ना हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, यहां पे बात समझनी है, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली ये जो क्लास है इसको बोलेंगे मॉडल क्लास। पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए, है ना। क्या हो गई ये हो गई मॉडल क्लास, ठीक है, मॉडल क्लास हो गई, हाँ जी। तो अब निकालते हैं मोड, ठीक है। इसने कहा लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास एल होती है, ठीक है, ये लोअर लिमिट है एल, तो लोअर लिमिट कितनी 40 प्लस, ठीक है। F1 माइनस एफ नोट, F1 क्या है, F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी 14, तो F1 माइनस एफ नोट क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रोसीडिंग द मॉडल क्लास, और F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब प्रीसीडिंग वाली क्लास ये है ना, और सक्सीडिंग वाली क्लास ये है, ठीक है। तो एफ नोट क्या है, प्रोसीडिंग वाली पहले वाली मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 8 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ F1 तो 14 है, माइनस, है ना, एफ नोट माइनस F2 आएगा यहाँ पे, ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे 2 आएगा, माइनस एफ नोट, है ना, एफ नोट कितनी है 8 माइनस F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब इस वाली मॉडल क्लास की बात कर रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी 8 है इसकी भी, ठीक है, इनटू आई बोले तो साइज ऑफ द मॉडल क्लास, साइज बोले तो 40 और 50 के बीच का गैप, विड्थ, साइज का मतलब विड्थ होती है ना, साइज ऑफ मॉडल क्लास बोल दो, या साइज की जगह विड्थ भी कोई बोल दे ना, साइज और विड्थ, तो यार एक ही बात है,
ठीक है। तो मोड निकल जाएगा 40 इंटू फॉर्मूला, यार ये याद रखना पड़ेगा, है ना, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ग्रुप डेटा में ये फॉर्मूला अगर याद है तो मोड एकदम भन्नाट हो जाएगा आपका, ठीक है। 14 माइनस 8 कितना हो गया, अच्छा प्लस आएगा ना यार, 40 प्लस 14 माइनस 8 कितना हो गया, 6 डिवाइड बाई 28 माइनस 8 20 माइनस 8 12 इंटू 10, तो 5 आ गया, ये सोल्व करके पूरा तामझाम, तो 45 हो गया मोड, है ना। तो मोड मार्क्स कितने हो गए, 45, करेक्ट है जी। आ गया आपका मोड एकदम, ठीक है। यहाँ पे सारी फॉर्मूला में सारी जो वैल्यूज लिखी है ना उनके इंटरप्रिटेशन एकदम यहाँ पे बताए हुए मैंने, वैल्यूज फिट करनी है, एग्जाम्पल लेके बता दिया आपको, एकदम फिट तरीके से मोड निकल जाएगा, ठीक है। तो यार मीन अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ ही लिया था, मीडियन और मोड आज अपन ने सीख लिया, ठीक है। मोड ये बताता है कि सबसे ज़्यादा बार कौन सी ऑब्जर्वेशन आई होगी, ठीक है ना। मीन हमको बताता है कि एवरेज क्या होगा, और मीडियन बताती है कि सेंट्रल वैल्यू क्या होगी, सेंट्रल वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तीनों मालूम हो तो डेटा के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं, ठीक है। वो लिखा ना मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे अभी, है ना, इफ़ यू टॉर्चर द डेटा, है ना, इफ़ यू टॉर्चर द डेटा लॉन्ग इनफ, जितना ज़्यादा आप टॉर्चर करोगे डेटा उतना ही ज़्यादा बोलेगा, है ना, डेटा भी बोलेगा। जितना टॉर्चर करोगे ना डेटा को उतना ही डेटा बोलेगा दोस्तों, ठीक है। तो चलो आ जाते हैं और डेटा से बुलवाते हैं, और टॉर्चर कर रहे हैं डेटा को अपन, है ना। पहले डेटा का मीन निकाला, और टॉर्चर किया, मीडियन निकाली, और टॉर्चर किया, मोड निकाला, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है मेजर्स ऑफ स्प्रेड और डिस्पर्जन। अब देखेंगे डिस्पर्जन कैसे निकाला जाए यार, डेविएशन कैसे निकाला जाए। डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी निकाल ली है, जैसे डेटा फैला हुआ है, ठीक है, उसकी सेंट्रल टेंडेंसी निकाल ली है। सेंट्रल टेंडेंसी के अलावा ये भी निकालना होता है कि डिस्पर्ज कैसे हो रखा है सेंट्रल टेंडेंसी के अबाउट। अगर अपने को सेंट्रल वैल्यूज मालूम है और सेंट्रल वैल्यूज कैसे डिस्पर्ज्ड हो रखी है, फिर डिस्पर्जन कैसा है ये मालूम है, तो पूरे डेटा की जानकारी ले सकते हो आप, ठीक है ना। आपको सेंटर वाला आदमी मालूम है और सेंटर वाला आदमी बाकी लोगों से कितना 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 दूर है, तो सेंटर वाले आदमी के साथ बाकी लोगों की दूरी भी आपने ज्ञात कर ली, तो सबका ही तो मालूम चल गया यार फिर आपको। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सेंट्रल टेंडेंसी, सेंटर वैल्यूज के साथ साथ सेंटर वैल्यू से डेटा कितना डिस्पर्ज हो रखा है, कितना डेविएट हो रखा है, ये और मालूम चल जाए तो डेटा के बारे में जानकारी देना काफी और ज्यादा आसान हो जाता है। तो यहां पे लिखा है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डिग्री टू विच इंडिविजुअल स्कोर्स आर क्लस्टर्ड अबाउट और डेविएट फ्रॉम द एवरेज वैल्यू इन डिस्ट्रीब्यूशन। इसने कहा कि वेरिएबिलिटी डेटा की मालूम चल जाए तो ये मालूम चल जाएगा कि जो सेंट्रल वैल्यू है उससे जो डेटा है वो कितनी दूरी पे है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? The degree to which the numerical data tend to spread about an average value is called dispersion, है ना। भाई सेंटर वैल्यू से डेटा कितना दूर जा रहा है उसी को बोलते हैं डिस्पर्जन, ठीक है। एक बात मैंने बताई आपको, ठीक है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि मान लो कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, है ना। कंसीडर सम ऑब्जर्वेशंस, कंसीडर सम ऑब्जर्वेशंस, कुछ ऑब्जर्वेशंस ले लेते हैं अपन, जैसे 2 4 6 8 10, ठीक है, करेक्ट है जी। मैं आपको बताता हूं डेविएशन क्या होता है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं डेविएशन क्या चीज होती है, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, मैं आपको डेविएशन सिखाऊंगा। क्या सिखाने वाला हूं? मैं आपको सिखाने वाला हूं डेविएशन। मैं आपको डेविएशन सिखाने वाला हूं। डेविएशन क्या होता है? ये सारी ऑब्जर्वेशंस हैं। ये क्या है? ये सारी ऑब्जर्वेशंस हैं। अब मैंने इन सारी ऑब्जर्वेशन का पहले तो मीन निकाल लिया, सबसे पहले तो निकाल लिया मीन, एक्स बार निकाल लिया, ठीक है। एक्स बार कितना आया? 2 + 4 + 6 + 8 + 10 / 5, है ना। ये कितना हो गया? 12 24 30 6 आ गया। क्या आ गया? एक्स बार कितना आ गया? 6 आ गया। मीन कितना आ गया? 6 आ गया। सेंट्रल टेंडेंसी मालूम चल गई 6, ठीक है। अब सेंट्रल टेंडेंसी 6 से डेटा कितना डेविएट हुआ है ना। ये जो है ना, ये है एक्स आई वाली, ये क्या है? ये एक्स आई है ना। एक्स आई है मतलब ये x1 x2 x3 क्या है?
ये xi वाली आपकी रो है, ठीक है, ये क्या है xi, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस है ये तो, ठीक है ना, ये आपकी x1 है, ये आपकी x2 है ना, ये आपकी x3 है, ये आपकी x4 है, ये आपकी x5 है, ठीक है जी। तो मीन से कितना डेविएट हो रखी कोई ऑब्जर्वेशन, मीन तो आ गया सेंटर में तो 6 आ गया, 6 से इसका डेविएशन कितना है 4, इसका कितना है 2, इसका 0, इसका 2, इसका 4। तो अब मैं डेविएशन निकालना चाहता हूं दोस्तों। मीन से कोई ऑब्जर्वेशन को माइनस करके मोड़ लोगे तो डेविएशन निकल जाएगा। मीन माइनस ऑब्जर्वेशन कर दो तो समझ में आ जाएगा कि ऑब्जर्वेशन मीन से कितना डेविएटेड है, ठीक है। तो है ना, x बार माइनस एक्स आई, तो x बार कितना 6, 6 में से 2 माइनस करो 4, 6 में से 4 माइनस करो 2, 6 में से 6 माइनस करो 0, 6 में से 8 माइनस करके फिर मोड़ लोगे आप 2 और 4। ये आ गया डेविएशन, है ना। ये जो क्वांटिटी है इसको बोलते हैं डेविएशन। क्या बोलते हैं? डेविएशन। ध्यान से सुन लेना मेरी बात। ये जो क्वांटिटी है ना x बार माइनस एक्स आई का मॉडुलस, इसको बोलते हैं डेविएशन। ये हो गई डेविएशन। क्या हो गई? डेविएशन। अब एक शब्द आता है यहां पे लिखा हुआ है मीन डेविएशन, ठीक है ना। मैं आपको मीन डेविएशन सिखाऊंगा, ठीक है ना। अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद मीन डेविएशन भी सिखाऊंगा, है ना। आई होप आपको डेविएशन तो एकदम समझ में आ गया ना। अब यहां लिखा है द 4 मेजर ऑफ डिस्पर्जन आर, है ना। डिस्पर्जन क्या होता है कि सेंट्रल वैल्यू से डेटा कितना डिस्पर्ज हो रखा है, और यहां पे लिखा है कि 4 तरीकों से डिस्पर्जन को मेजर करते हैं। एक तो रेंज निकाल करके, एक मीन डेविएशन निकाल करके, है ना, एक वेरिएंस निकाल करके, और एक स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल करके। ये 4 क्वांटिटीज बड़ी खास हैं और हमारे सिलेबस में है ना। सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने की 3 कहानियां, मीन, मीडियन और मोड। अब सेंट्रल टेंडेंसी से डेटा कितना डिस्पर्स्ड है, डिस्पर्जन को मेजर करने की 4 कहानियां, रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है ना। रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अभी देखते हैं रेंज क्या है, ठीक है, आगे देखेंगे। उससे पहले यहां पे देखिए कुछ बातें लिखी हुई हैं। अ स्मॉल वैल्यू फॉर अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन इंडिकेट दैट डेटा आर क्लस्टर्ड क्लोजली। अगर छोटी वैल्यू आ जाए डिस्पर्जन की, इन सब की वैल्यू छोटी आ जाए, इसका मतलब सेंट्रल वैल्यू के आसपास सारा डेटा क्लस्टर्ड हो रखा है, बहुत दूर डिस्पर्स नहीं हो रखा। और अगर ज्यादा बड़ी वैल्यू आ जाए इनकी, ठीक है ना, डिग्री ऑफ डिस्पर्जन जो है ना, जो कैलकुलेट करते हैं इनसे, तो लार्ज वैल्यू ऑफ डिस्पर्जन इंडिकेट दैट मीन इज नॉट रिलायबल। जो सेंटर वैल्यू आई रिलायबल नहीं है, डेटा उससे बहुत दूर दूर फैला हुआ है, अगर डिस्पर्जन जो मेजर करोगे आप वो ज्यादा आ जाए तो, ठीक है ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें लिखी मैंने। हाँ, तो रेंज क्या होती है भाई? देखिए सीधी बात बता दूं आपको, डेटा है हमारे पास, है ना। मान लो डेटा ले लेते हैं अपन, कंसिडर सम ऑब्जर्वेशंस, कंसिडर सम ऑब्जर्वेशंस। कुछ ऑब्जर्वेशंस ले लेते हैं, ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। अब देखिए रेंज क्या है? द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी टू कंप्यूट एंड अंडरस्टैंड इज रेंज। मतलब इसने कहा कि जो सिंपलेस्ट मेजर है ना डिस्पर्जन का, वो है रेंज, है ना, वो है रेंज। अब रेंज होती क्या है? रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर इन अ डिस्ट्रीब्यूशन। इसने कहा जो रेंज है ये डिफरेंस है हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर के बीच में एक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। तो यहाँ पे अगर रेंज निकालनी है अपने को, यहाँ अगर रेंज निकाल तो हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट है 12, हाईएस्ट 12 है, माइनस लोवेस्ट कितना है? लोवेस्ट 2 है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट कर दो, रेंज आ गई 10। रेंज का सीधा फंडा है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट स्कोर कर दो, ठीक है। बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन मोस्ट एक्सट्रीम स्कोर्स, ठीक है। तो यार मैंने बता दिया आपको रेंज क्या है, ठीक है ना। रेंज इज वेरी लिमिटेड मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। मतलब इससे आपको ऐसा नहीं है कि पूरी वेरिएबिलिटी का मालूम चल जाएगा, बस ये मालूम चल जाएगा कि यार सेंटर तो आपको मालूम चलेगा सेंट्रल वैल्यू से, और रेंज से आपको मालूम चलेगा सेंट्रल वैल्यू से और कितना यहाँ पे डेटा की रेंज क्या है, रेंज मालूम चल गई, फिर और बीच की चीजें भी मालूम चल जाएंगी, ठीक है। डेविएशन हम सीखेंगे तो, ठीक है। एक होता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज, है ना, एक होता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ये एक और टर्म डिफाइन कर रखी है। रेंज निकलने के बाद अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी निकालना हो ना, वो भी निकाल सकते हो। कोफिशिएंट ऑफ, अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना हो तो सबसे जो लार्जेस्ट वैल्यू है, लार्जेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू माइनस करो,
फिर लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट प्लस करके डिवाइड कर दो, तो ये 10/14 जो आ गया, ये कोफिशिएंट ऑफ रेंज आ गया। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने का फॉर्मूला एकदम आपके सामने है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अपने को क्या देता है, कोफिशिएंट दे देता है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। करेक्ट है, दो टर्म्स यहाँ पे, अरे क्या लिख दिया भाई, रेंज आएगा ना, रेंज। ठीक है, तो रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज आई होप एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट है मीन डेविएशन, है ना, कि मीन डेविएशन क्या होता है। यार मीन डेविएशन बड़ी सिंपल चीज होती है। यहाँ पे देखिए डेविएशंस निकाल दिए ना अपन ने, इसको देखें आप, ये देखो है ना, डेविएशंस मैंने निकाल दिए ना। तो ये जो डेविएशंस है ना, मीन डेविएशन अगर निकालना हो ना, यहीं पे बता देता हूँ आपको, मीन डेविएशन निकालना है ना, इन सारी वैल्यूज को जोड़ दो अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 5, और सारी वैल्यूज को जोड़ दो, है ना, 4 + 2 + 0 + 2 + 4। ठीक है, 6 + 6 12, 12/5 कितना हो गया, 2.4। ठीक है, ये आ गया मीन डेविएशन। तो मतलब x बार माइनस xi का मोड, इन वैल्यूज को सबको जोड़ दो, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया हमें मीन डेविएशन क्या है। मीन डेविएशन का फॉर्मूला साफ साफ एकदम क्लियर है। मीन डेविएशन बोले तो, है ना, सारे डेविएशंस को जोड़ दीजिए आप, है ना, x बार माइनस xi, है ना, इन सारी वैल्यूज को सम करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर दीजिए, आपको मीन डेविएशन मिल जाएगा मेरे दोस्तों। क्या मिल जाएगा, मीन डेविएशन मिल जाएगा। ठीक है जी, करेक्ट है। इसने कहा दी अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द डेविएशंस। ठीक है ना, ये डेविएशंस का क्या है, एवरेज ही तो, अरिथमेटिक एवरेज ही तो है। दिस इज नोन एज मीन डेविएशन। ठीक है, चलिए, अच्छा, जैसे मीन डेविएशन है ना, मीडियन डेविएशन और मोड डेविएशन भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे आपने मीन डेविएशन निकाला है ना, यहाँ पे जो हमने ये मीन डेविएशन निकाला है, अगर हम मीडियन डेविएशन निकालना चाहें तो मीडियन डेविएशन भी निकाला जा सकता है। मीडियन डेविएशन में क्या आएगा, यहाँ पे मीन निकाल के, मीन के अबाउट डेविएशन देखा था, तो मीडियन निकाल के, है ना, यहाँ पे क्या करेंगे अपन, मीडियन निकाल के, मीडियन, है ना, मीडियन कर देंगे, मीडियन, मीडियन माइनस xi। ठीक है, मीडियन के अबाउट डेविएशन इस फॉर्मूला से निकाल देंगे। ठीक है जी, और मोड डेविएशन भी निकाल सकते हैं अपन यार। अगर अपने को मोड डेविएशन निकालना हो, मोड डेविएशन निकालना तो कैसे निकलेगा, सिग्मा मोड माइनस xi डिवाइड बाय n। ठीक है, तो मीन डेविएशन निकलवा लो, मोड डेविएशन निकलवा लो, मीडियन डेविएशन निकलवा लो, बट सबसे ज्यादा यूज में जो आता है ये वाला फॉर्मूला आता है मीन डेविएशन वाला। करेक्ट है एकदम भन्नाट तरीके से। भाई देखो थ्योरी काफी है इस चैप्टर में, है ना, तो पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस रख के देखते रहना पड़ेगा, सारी चीजों को नोट्स बनाने पड़ेंगे, याद करना पड़ेगा, सारी बातों को एक दूसरे से रिलेट करना पड़ेगा। ठीक है, थ्योरी ज्यादा है लेकिन कनेक्टेड है, इसलिए ईजी रहती है। ठीक है, अब इसने कहा कि यहाँ पे जो मीन हमने डेविएशन निकालने का फॉर्मूला देखा, ये अनग्रुप्ड डेटा के लिए है ना, यहाँ पे अनग्रुप्ड डेटा की बात करी थी मैंने, अनग्रुप्ड डेटा का एग्जांपल लेकर के बताया है। तो ये सारी कहानी है फॉर अनग्रुप्ड, अनग्रुप्ड डेटा के लिए, अनग्रुप्ड डेटा के लिए मैंने ये सारे फॉर्मूले तुमको बताए हैं। ठीक है, ये सारे जो फॉर्मूले हैं ना, ये सारे फॉर्मूले अनग्रुप्ड डेटा के लिए बताए हैं। इसने कहा है कि अगर मान लो अपने को ग्रुप डेटा फ्रॉम क्या लिखा है, अच्छा ये तो वही फॉर्मूला लिख दिया ना, हाँ हाँ, तो अनग्रुप डेटा का बस फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे, जो मैंने ये फॉर्मूला लिखे यही फॉर्मूला यहाँ पे रिपीट करके लिखा हुआ है ना, सिग्मा ऑफ दिस वैल्यू अपॉन n। ठीक है, चलो ये तो लिखा ही हुआ, अपन ने लिख दिया। हाँ, मीन डेविएशन फ्रॉम कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, अभी देखना है कि यार कॉन्टिन्यूअस सीरीज अगर होगी तो मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे अपन। ठीक, कॉन्टिन्यूअस सीरीज है क्या, हाँ हाँ, तो उसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी दी हुई होंगी, है ना, तो बस मल्टीप्लाई कर देंगे। Here first of all we find the mean from which deviation is to be taken। ठीक है, हम मीन निकालेंगे, then we find the deviation of each variate from the mean and multiply these deviations by corresponding frequencies। हाँ, बड़ा सिंपल है ये तो, है ना। देखिए यहाँ पे मान लो है मार्क्स हैं, देखिए मैं बताता हूँ आपको, यहाँ मार्क्स हैं। ठीक है, मार्क्स की रेंज है 0 से 10, है ना,
10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब देखो, इसको थोड़ा नीचे लिखता हूं मैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ना, यहाँ पे हैं 5, यहाँ पे हैं 6, यहाँ पे हैं 4 और यहाँ पे हैं 8, ठीक है। अब अगर अपने को मीन डेविएशन निकालना है तो सबसे पहले तो मीन निकालो, ठीक है ना। ये कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। नाउ लेट्स फाइंड द मीन, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द मीन। तो क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द मीन, है ना। स्टेप्स लिख रहा हूँ इसके में। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द मीन, है ना। फाइंड द मीन, है ना। मीन निकाल लोगे, मीन निकालने की टेक्निक सिखाई है। मान लो x बार आ गया, ठीक है ना। यहाँ टेक्निक डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी कैलकुलेशन आप कर लेना। ये xi है, ये fi है, ठीक है ना। मीन आ गया xi, मीन आ गया x बार आ गया, ठीक है। मीन आ गया x बार। अब x बार से डेविएशन कितना हो रखा है, x बार से मतलब मीन से, x बार बोल दो या कैपिटल M, ये लो मीन बोल दिया मैंने, ठीक है। x बार से या मीन से डेविएशन कितना हो रखा है डेटा का, वो निकाल लो आप, है ना। ये हो गया डेविएशन, और इसको फ्रीक्वेंसी वाली टेबल से मल्टीप्लाई कर दो अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दो, और ये क्या आ गया अपने पास, मीन डेविएशन आ गया, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है ना। x बार निकाल लो और इसको देखो। अच्छा, इसके क्या करने पड़ेंगे, मिड पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे ना अपने को। क्या करोगे, मिड पॉइंट्स निकाल लोगे इनके, ठीक है। देखो इनके मिड पॉइंट्स निकाल लिए मैंने, यहाँ बना लिया एक और टेबल, है ना। इनके मिड पॉइंट्स निकालोगे, 5 हो गया, 15 हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया, ठीक है। तो यार मीन निकल जाएगा, फिर कितना डेविएशन है वो निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज रिपीट हुई हैं तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड बाय n करोगे तो क्या निकल गया, मीन डेविएशन निकल गया कॉन्टिन्यूअस सीरीज का। क्लियर है ना। हाँ, वापस से वही चीज़ करके दिखाऊंगा तो आपको ये समझ लोगे तो कैलकुलेशन तो इजीली आप कर सकते हो, ठीक है। एंड देन क्या करना है, फिर अपने को मीन डेविएशन निकालना है। मीन डेविएशन जो ये डेविएशन था, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई इसको करोगे तो यहाँ पे, है ना, हर फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग आपको डेविएशन निकल के आ जाएगा, है ना। सम ऑफ डेविएशन निकल के आ जाएगा, और सारी फ्रीक्वेंसीज का करना तो जोड़ दो, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर दो, सिग्मा fi कर दो, मीन डेविएशन आ जाएगा। करेक्ट है। तो आई होप आपको डेविएशन और मीन डेविएशन का फंडा एकदम समझ में आ गया। मैंने यहाँ पे बताया था आपको, देखिए पीछे, कि वेरिएबिलिटी को मेजर करने के, डिस्पर्जन को मेजर करने के 4 तरीके हैं, रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे मैंने आपको रेंज और मीन डेविएशन तो बता दिया है ना। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन अभी डिस्कस करना बाकी है। वेरिएंस अगर समझ में आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन तो बहुत सिंपल है फिर, है ना। वेरिएंस के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन समझने में मुश्किल बिल्कुल नहीं आएगी। तो यार वेरिएंस अभी समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, चलो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। द स्कोर्स ऑफ अ बैट्समैन आर इन 10 इनिंग्स आर, 10 इनिंग्स हैं, उनके स्कोर्स कुछ ऐसे हैं, है ना। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, है ना। मीडियन के अबाउट इसने कहा आप मीन डेविएशन बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें। सबसे छोटा कौन है, 34, ठीक है। 34 के बाद कौन दिख रहा है, 38 दिख रहा है ना। 34 के बाद 38, 34, 38, उसके बाद कौन दिख रहा है, 38 के बाद 42 दिख रहा है मेरे को तो, 42, फिर 44, है ना। 42, 44, आफ्टर दैट 46, फिर 48, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कितना है, 54 है ना इधर, हाँ 54, 55, 55, ठीक है। 63 और 70, 63 और 70। सबसे पहले तो मीडियन निकालनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n कितना है, 10, ठीक है। तो मीडियन आएगी आपकी n/2th और n/2th +1, है ना।
ये ऑब्जर्वेशंस, इस नंबर पे जो भी ऑब्जर्वेशंस है हमको जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। n कितना है 5, तो n/2 क्या होगी 5th, 1 2 3 4 5th और 6th है ना, इनको जोड़िए आप, 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आ गया, ये आ गया 47, ठीक है 47 आ गया। अब डेविएशन निकालिए है ना, इसको मान लेते हैं मीडियन को कैपिटल M मान लेता हूँ, ठीक है। तो मीडियन के अबाउट डेविएशन, ये हमारी वैल्यूज़ क्या है xi, ठीक है जी। तो m माइनस xi निकालना पड़ेगा, ठीक है। 47 माइनस 34 कितना हो गया, 47 माइनस 34 13, ठीक है। 47 माइनस 38 कितना हो गया 9, 47 माइनस 42 इज़ 5, फिर 3, फिर 1, फिर 1, 7 8, 63 माइनस 47 कितना हो गया 16, 16 और 70 माइनस 47 23, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, अब क्या करना है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, इन सबको जोड़ दूं, सिग्मा mi xi मोड सिग्मा मोड m माइनस xi अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। इन सबको जोड़ोगे कितना हो गया 13 और 9 22 27 30 32 39 47 और 23 कितना हो गया 70 और 16 86 डिवाइड बाय ऑब्जर्वेशंस कितनी है 10, तो ये आ गया 8.6। तो एकदम इजी है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। अच्छा यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, एक बार देखते है ना, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन है, ठीक है ना। दिस इज नॉट मीडियन डेविएशन, दिस इज मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है ना। एंड दिस इज मीन डेविएशन अबाउट मोड, दिस इज मीन डेविएशन अबाउट मोड है ना, मीन डेविएशन है ना, शॉर्ट में बस बोल दो याद रखने के लिए है ना, मोड डेविएशन अबाउट मोड, ठीक है जी। हाँ तो मूव करते हैं आगे, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब यार बात करते हैं वेरिएंस की, ठीक है, ध्यान से सुनना एकदम, वेरिएंस क्या होता है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो वेरिएंस है ना, वेरिएंस उसको डिनोट ऐसे करते हैं यार, जैसे मान लो ऑब्जर्वेशंस हैं x किसको डिनोट करता है, x डिनोट करता है ऑब्जर्वेशंस को, ठीक है ना, x डिनोट करता है ऑब्जर्वेशंस को, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। और अगर आप ऐसे लिख दो वेरिएंस कंप्लीट यूं करके और ब्रैकेट में x, तो ये हो गया वेरिएंस ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस x, ठीक है। वो जितनी भी ऑब्जर्वेशंस x के अंदर जो लिखी हुई हैं उन सबका ये वेरिएंस हो गया, ठीक है। इसको यार आप यूं भी लिख सकते हो है ना, शॉर्ट में यूं भी लिखना चाहो तो यूं लिख सकते हो, और इसको सिग्मा स्क्वायर भी बोलते हैं, बड़ा पॉपुलर सिंबल है सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर कोई बोलते तो इसका मतलब समझ जाना आप वेरिएंस की बात कर रहे हो। अब वेरिएंस होता क्या है, निकलता कैसे है, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू वेरिएंस बता दूं, उसके बाद फिर इतना सारा लिखा हुआ है, देखो घबराना मत है ना, बड़ी सिंपल सी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है ना, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, सारी बातें समझा दूंगा तुमको मैं देखो कुछ ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, ठीक है ना, कुछ ऑब्जर्वेशंस अपन ले लेते हैं, ले लीजिए जैसे 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब सबसे पहले मीन निकालते हैं इसका, है ना, मीन निकालोगे तो कितना आएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 है ना, डिवाइड बाय 5 हो गया, ठीक है। तो इसका मीन आ गया 3 है ना, कितना आ गया 3 आ गया। अब मीन डेविएशन निकालते हैं, है ना। अब क्या निकालते हैं, मीन के अबाउट जो मीन डेविएशन है वो निकालते हैं। तो 3 - 1 का मोड 2, ये 1 ये 0 ये 1 और ये 2 हो गया, ठीक है। x बार माइनस x जो आपने निकाला है ना, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, है ना, अब की बार क्या करेंगे, है ना, मीन डेविएशन में तो मैंने ये वाली क्वांटिटी निकाली है, अब की बार x बार माइनस x का स्क्वायर निकालते हैं, है ना, x बार माइनस x का स्क्वायर, मतलब इसमें मोड लगाने की जरूरत है ना, x बार माइनस x का स्क्वायर करेंगे तो देखिए इनका स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर
4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। ध्यान से सुनना, x बार माइनस एक्स का होल स्क्वायर, x बार माइनस एक्स का जो स्क्वायर है वो हो गया 41014। ठीक है, अब ये बात समझनी होगी ये बात समझनी होगी कि जो वेरिएंस निकालोगे ना यार आप, वेरिएंस, तो वो होगा इस कॉलम का सम, है ना, सिग्मा एक्स बार माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, है ना। बड़ा सिंपल है फॉर्मूला, कैसे निकलेगा, 4 + 1 + 0 + 1 + 4 डिवाइड बाय 5, तो 5 + 5 10/5 कितना आ गया, तो ये क्या आ गया, वेरिएंस आ गया, सिग्मा स्क्वायर आ गया। बड़ा सिंपल है ना एकदम, है ना, घबराना बिल्कुल नहीं है वेरिएंस से, है ना। तो इसने लिखा है द वेरिएंस इज द, यहाँ पे लाल पेन ले लेते हैं अपन, अच्छा लगेगा अंडरलाइन करने में। द वेरिएंस इज द मेजर बेस्ड ऑन डेविएशंस ऑफ इंडिविजुअल स्कोर फ्रॉम द मीन। बिल्कुल डेविएशन पे बेस्ड है, क्योंकि मीन से माइनस एक्स किया ना, तो एक डेविएशन है, उसका स्क्वायर मैंने लिया, ठीक है ना, तो डेविएशन पे बेस्ड है, ठीक है। As noted in the definition of the mean, however, simply summing the deviation will result in a value 0। हाँ, तो है ना, तो इसने कहा कि हमें जब डेविएशन को समझना होता है ना, तब हमको वेरिएंस का इस्तेमाल करना होता है, और यहाँ पे स्क्वायर करने से ये नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज जो है ना वो लफड़ा खत्म हो जाता है, सारी पॉजिटिव वैल्यू आने की वजह से, है ना। अगर आप x बार माइनस एक्स निकालोगे, है ना, x बार माइनस एक्स निकालोगे, तो यार देखो नेगेटिव वैल्यूज भी आएंगी, है ना, यहाँ पे फिर कुछ पॉजिटिव वैल्यूज भी आएंगी, तो सम करोगे तो 0 आ जाएगा फिर तो, है ना, टोटल। बट स्क्वायर करेंगे तो ही आपको एक्चुअल डेविएशन का आइडिया लग पाएगा, ये बोलना चाह रहा है ये, ठीक है। हाँ, बस बाकी चीज़ें तो यार यही लिखी हुई हैं, ठीक है ना। आपको ये कहानी समझ में आ गई तो वेरिएंस आपको समझ में आ गया है, ठीक है, ठीक है जी। अब ये यहाँ पे जो मैंने वेरिएंस निकाला है, ये निकाला है अनग्रुप्ड डेटा का, है ना। ये मैंने जो वेरिएंस निकाला है, ये है वेरिएंस ऑफ अनग्रुप्ड डेटा की बात करी है मैंने, है ना। ये वेरिएंस ऑफ अनग्रुप्ड डेटा की बात करी है, ठीक है। अगर मान लो डिस्क्रीट डेटा होता कि ये ऑब्जर्वेशन 2 टाइम्स आ रही होती, तो ये 1 भी 2 टाइम्स आ रहा होता, तो इसको फिर क्या करते, 2 से मल्टीप्लाई करते, मतलब फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दूं, तो डिस्क्रीट डेटा का वेरिएंस कैसे निकलेगा वो समझ में आ जाएगा अपने को, है ना। डिस्क्रीट डेटा का वेरिएंस देखिए, इसने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, पहले तो अनग्रुप डेटा का यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया इसने। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ना यहाँ पे, सबसे पहले तो अनग्रुप डेटा का इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस बोले तो अनग्रुप्ड डेटा, है ना। अनग्रुप्ड डेटा का यहाँ पे वेरिएंस लिखा है, फॉर्मूला एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दिया, हाँ हाँ ठीक है, ये लीजिए 1/n, है ना, 1/n, है ना। वेरिएंस का फॉर्मूला एकदम क्लियर है, जो अभी लिखा बस मैंने वही है, कंफ्यूज नहीं होना। ये कितना है देखो, सिग्मा xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n, है ना। स्मॉल n लिख दो, कैपिटल लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। ये हो गया हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला। अब यार आपको एक और मस्त बात बताता हूँ मैं, इस ब्रैकेट को जो अपन खोलेंगे ना, सिग्मा xi स्क्वायर प्लस सिग्मा x बार स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा x बार xi आ गया, ठीक है, डिवाइड बाय हो गया n, ठीक है जी। तो वेरिएंस x इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया सिग्मा xi स्क्वायर, ठीक है, प्लस x बार तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, अगर आप इसको बाहर निकाल लोगे तो ये हो गया x बार स्क्वायर, है ना, x बार स्क्वायर, ठीक है, इंटू सिग्मा 1। और सिग्मा 1 कितना होता है, सिग्मा 1 होता है यार, सिग्मा 1 होता है n, है ना, वो n होता है, करेक्ट है जी, ठीक है जी, माइनस है ना। अब देखो ये 2 है और ये x बार है, 2x बार कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, ये 2x बार कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ बच जाएगा सिग्मा xi, क्या बच जाएगा, सिग्मा xi, ठीक है। डिवाइड बाय क्या है, n, डिवाइड बाय n इसके भी है, डिवाइड बाय n यहाँ पे भी है, और डिवाइड बाय n यहाँ पे भी है, ठीक है। और फर्दर सॉल्व करते हैं, इसको कॉपी कर लेता हूँ, सिग्मा xi स्क्वायर बाय n प्लस n से n कैंसिल हो गया, x बार स्क्वायर माइनस, इसको ध्यान से देखेंगे तो ये x बार हो गया,
माइनस 2x बार स्क्वायर हो गया ये, है ना, माइनस 2x बार स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहां से देखिए इस फॉर्मूले का आविष्कार हो गया कि वेरिएंस ऑफ x, है ना, यहां से हो गया वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है ना, वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू, ये क्या है, मीन ऑफ स्क्वायर्स, जो ऑब्जर्वेशंस है ना उनके स्क्वायर का मीन, ये हो गया मीन ऑफ स्क्वायर्स, मीन ऑफ स्क्वायर्स माइनस, ये हो गया माइनस एक्स बार स्क्वायर, माइनस मीन का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ मीन, माइनस स्क्वायर ऑफ मीन। जो ऑब्जर्वेशंस हैं, है ना, ये एक बड़े मस्त फॉर्मूले का आविष्कार यहां से कर दिया मैंने, ठीक है। यहां पे मैं आपको बता दूं कि जो वेरिएंस है ना, जो वेरिएंस है ऑब्जर्वेशंस का, बात यहां समझने वाली है, जो ऑब्जर्वेशंस का जो वेरिएंस है, जो ऑब्जर्वेशंस का जो वेरिएंस है ना, जो ऑब्जर्वेशंस का जो वेरिएंस है, दैट इज मीन ऑफ स्क्वायर्स माइनस स्क्वायर्स ऑफ मीन, है ना, मीन ऑफ स्क्वायर्स माइनस स्क्वायर्स ऑफ मीन, ठीक है। ये बात हमने, मतलब ऑब्जर्वेशंस का स्क्वायर करके मीन निकाल लो और मीन निकाल के स्क्वायर कर दो, माइनस करोगे तो वेरिएंस निकल जाएगा। ये वाले फॉर्मूले से आप वेरिएंस निकालिए, इस वाले फॉर्मूले से, या फिर इस वाले फॉर्मूले से वेरिएंस निकालिए, एक ही बात है। ये फॉर्मूला एग्जामिनेशन में कई बार एकदम भन्नाट तरीके से क्वेश्चन सोल्व करता है, याद रख लीजिए, ठीक है जी। तो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, है ना, सबसे ज़्यादा, ये वाला फॉर्मूला की बात हो रही है, ठीक है, सबसे ज़्यादा काम में आता है। और अगर यार बात हो रही हो ग्रुप डेटा की, ठीक है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इस फॉर्मूला में बस क्या हो जाता है, जो वेरिएंस x है ना, भाई फ्रीक्वेंसीज और दे रखी हैं तो एफ आई की टर्म और आ जाएगी, है ना, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन, बाकी फॉर्मूला यूं का यूं रहेगा, यहाँ पे एक एफ आई की टर्म आ जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये हो गया डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वेरिएंस का फॉर्मूला। अभी तक तो यार आप हैबिचुअल हो चुके होंगे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी, है ना, और अपना अनग्रुप डेटा, इन सारी चीज़ों में, ठीक है ना, आपको एकदम मतलब मैपिंग बन गई होगी, ठीक है ना। क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। ये बस मैंने बहुत लिख दी कि यार ये ऑब्जर्वेशंस है, इनकी फ्रीक्वेंसीज है, और ये क्या हो जाएगा, वेरिएंस हो जाएगा। करेक्ट है एकदम। तो यार बात कर लेते हैं वेरिएंस की कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है ना। ग्रुप डेटा के केस में कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तब वेरिएंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ ब्रैकेट यहाँ नहीं, बल्कि ब्रैकेट जो है यार वो यहाँ आएगी, ठीक है ना। ये यहाँ मिस प्रिंटिंग है, ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ नहीं है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान से देखें। हाँ, क्या बोल रहा था मैं, सबसे पहला स्टेप क्या होता है। अब यार अभी तक आप कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से अवेयर हो चुके हो, ठीक है ना, वो इमेजिन कीजिए, ठीक है। आप क्या करें, सबसे पहला काम है मीन निकाल लें, एक्स बार फाइंड आउट कर लें, ठीक है। स्टेप नंबर टू एक्स बार जब निकल जाता है फिर आप यू आई की एक टेबल बना लें। यू आई की टेबल बोले तो एक्स बार माइनस एक्स आई बाई एच की टेबल, है ना। एच क्या है, एच है क्लास विड्थ, है ना, हर क्लास के करस्पॉन्डिंग एक यू आई मिल जाएगा आपको, ठीक है। स्टेप नंबर 3 फॉर्मूला लगा दीजिए आप, है ना, अप्लाई द फॉर्मूला, अप्लाई दिस फॉर्मूला। स्टेप नंबर 3 अप्लाई दिस फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करें और वेरिएंस निकालें। ऑल्दो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल एग्जामिनेशन में सबसे कम करना पड़ता है, मतलब लगभग नहीं करना पड़ता, ठीक है ना, है ना। ये वाला जो फॉर्मूला, ये वाला जो केस है और ये वाला केस है, दे आर हाईली इंपॉर्टेंट केसेस, ठीक है। दिस इज लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एच स्क्वायर, एच क्या है, क्लास इंटरवल है, ठीक है ना। एफ आई यू आई स्क्वायर, ये सारी चीजें एन मालूम ही आपको, बाकी सारे सिंबल से आप अवेयर्ड हो, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में अगर आपको वेरिएंस निकालना है तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। करेक्ट है जी। तो चलिए मूव करते हैं। वेरिएंस खत्म हो गया, तीनों केसेस बता दिए वेरिएंस के, अनग्रुप डेटा में, ग्रुप डेटा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में, ग्रुप डेटा कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज देखते हैं। अगर हम ऑब्जर्वेशंस में, है ना, सपोज x1 x2 xn, ये हमारी ऑब्जर्वेशंस है, ध्यान से देखना, ये हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं। अगर हम इन ऑब्जर्वेशंस में ऐड कर दें कोई वैल्यू, फिक्स वैल्यू, जैसे a वैल्यू ऐड कर दी या माइनस कर दी, ध्यान से सुनना, कोई a वैल्यू ऐड कर दी या माइनस कर दी तो वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, देन वेरिएंस रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है ना। ये आप ध्यान से देखो, क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि जो मीन है ना, मीन a प्लस हो जाएगा और मीन माइनस ये वाली वैल्यू लोगे तो a और a कैंसिल हो जाएगा, है ना। क्या बोल रहा हूं, आप खुद दिमाग लगाना, खुद बुद्धि लगाना, सोचना थोड़ा, है ना। समझ में आ जाए तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ठीक है। तो क्या सीन है कि
ऑब्जर्वेशंस में अगर कोई वैल्यू ऐड करोगे ना तो वेरिएंस रिमेन्स अनचेंज्ड, वेरिएंस बदलेगा नहीं, ठीक है। कोई फिक्स वैल्यू सारी ऑब्जर्वेशंस में प्लस कर दो या माइनस कर दो, वेरिएंस नहीं बदलेगा। प्रॉपर्टी एकदम ध्यान रख लेना। दूसरी प्रॉपर्टी, कुछ वैल्यूज आपके पास है x1 से xn, ठीक है। अगर आप किसी a वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हो या डिवाइड कर देते हो, जैसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैल्यूज कुछ ऐसी दिखेंगी, तो वेरिएंस a स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा या डिवाइड हो जाएगा। अगर a वैल्यू से इन ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो वेरिएंस था इनका, जो नया वेरिएंस आएगा वो a स्क्वायर इंटू पुराना वेरिएंस होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ऑब्जर्वेशंस पे किसी क्वांटिटी को ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता उसके वेरिएंस पे, मल्टीप्लाई करने से पड़ता है, a स्क्वायर टाइम्स हो जाता है वेरिएंस, ठीक है ना। समझ में आ रही है? दो बड़ी खास प्रॉपर्टीज आपको समझ आ जानी चाहिए, ठीक है जी। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन को शॉर्ट में यूं लिखते हैं, ये सारी कहानी मैंने लिखी है, बड़ी सिंपल है, इसको बस आसान शब्दों में बता दूं कि अगर आप अंडर रूट ऑफ वेरिएंस कर दो वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। बात एकदम खत्म। वेरिएंस पूरा समझ में आ गया? रूट ऑफ वेरिएंस कर दोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। अब वेरिएंस मेरा सिग्मा स्क्वायर होता है तो उसका रूट करेंगे तो सिग्मा हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या हो जाएगा? सिग्मा हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होता तो उसका रूट क्या होगा? सिग्मा, है ना। तो ये देखिए, ये वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का रूट कर दें आप, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा, है ना। यहां पीछे, है ना, इस फॉर्मूला का आप रूट कर दें, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है सीधी भाषा में कि यार स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वेरिएंस का रूट कर दो, निकल जाएगा। वही बात मैंने यहां पे लिखी भी है, ये मैं हट लेता हूं, पॉज करके आप पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है जी। स्टैंडर्ड डेविएशन एकदम क्लियर है। अब यहां पे एक टर्म लिख दी मैंने, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या मीनिंग है? देखो, इफ देयर आर टू सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दो सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है, n1 ऑब्जर्वेशंस हैं, उनका मीन x1 बार है, n2 ऑब्जर्वेशंस का मीन x2 बार है। n1 ऑब्जर्वेशंस का मीन x1 बार, n2 ऑब्जर्वेशंस का मीन x2 बार है। अगर ऐसा दे रखा हो, है ना, और उनके इंडिविजुअल स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे रखे हैं, सिग्मा 1 और सिग्मा 2, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 उनके स्टैंडर्ड डेविएशंस हैं, ठीक है ना। तो टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी हो गई? n1 और n2 मिला के n1 प्लस n2 ऑब्जर्वेशंस हो गई। उनका मीन तो निकलेगा इस फॉर्मूला से, उनका वेरिएंस निकलेगा इस फॉर्मूला से, और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा? इसका रूट कर दो यार आप, वेरिएंस का रूट कर दो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। तो यार ये दो फॉर्मूला आप याद कर लेना, है ना। कंबाइंड मीन और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस के फॉर्मूला है, ठीक है, करेक्ट है ना। n1 n2 ऑब्जर्वेशंस, x1 बार x1 x2 बार ये मीन्स हैं, करस्पॉन्डिंग टू दीज ऑब्जर्वेशंस x बार कंबाइंड मीन आ जाएगा। कंबाइंड वेरिएंस 1 अपॉन n1 प्लस n2 है। n1 मालूम है क्या है? सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर। d1 क्या है यहाँ पे? वेयर d1 इज डेविएशन। क्या है? डेविएशन है, ठीक है ना। d1 क्या है? डेविएशन, ठीक है। d1 d2 डेविएशन है। देखिए मीन से ये डेविएशन मतलब वो मतलब मीन कितना डेविएट हुआ d1 का मतलब है जो नया वाला जो मीन जो नया वाला जो मीन है और पुराने वाला जो मीन है उसमें कितना डेविएशन, पुराने वाला मीन इसमें कितना डेविएशन है, ठीक है ना। नए वाले मीन में और पुराने वाले मीन में कितना डेविएशन है, ठीक है ना। ये वो वाली चीज है ना। वो मीन डेविएशन नहीं है, d1 मतलब अलग चीज है, x बार माइनस, है ना, डिफरेंस बिटवीन मीन्स है ना, न्यू मीन, ये डिफरेंस बिटवीन मीन्स है ना, न्यू मीन है ना, ये वो वाला डेविएशन मत समझ लेना, न्यू मीन माइनस ओल्ड मीन है ना, ओल्ड मीन, ये चीज है d1, मतलब मीन में कितना फर्क आया है। d1 d2 निकाल लोगे, है ना, d1 की वैल्यू d2 की वैल्यू, सिग्मा 1 सिग्मा 2 की वैल्यू, n1 n2 की वैल्यू फिट कर देना यार, आ जाएगा आपका वेरिएंस, ठीक है। क्लियर है जी एकदम। चलिए यार ये क्वेश्चन होमवर्क है, मजा आएगा करने में। कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स करना, आपको एकदम भन्नाट मजा आएगा, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन होमवर्क है। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस गिवन है, 5 ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे दे रखी हैं, तो रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस बतानी है। कमेंट करके बताएं इसका क्या आंसर आया, इसका क्या आंसर आया, है ना। कमेंट करोगे तो मुझे मालूम चलेगा आप कितना सीरियसली कर रहे हो, ठीक है। करेक्ट है जी। अब एक और टर्म डिफाइन हो रखी करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन।
कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है ना, वो एक और टर्म समझनी है। उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एक्स बार, है ना, सिग्मा अपॉन एक्स बार। ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एक्स बार इनटू 100। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सिग्मा अपॉन एक्स बार इनटू 100, ठीक है ना। सिग्मा क्या है यहाँ पे, सिग्मा है स्टैंडर्ड डेविएशन और एक्स बार क्या है, मीन, है ना। सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन है, एक्स बार आपका मीन है, ठीक है। सिग्मा बाय एक्स बार इनटू 100। जैसे एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखी है, एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखी है, उसका मीन निकाल लो, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो, उसका मीन निकाल लो, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो, मतलब उसका एक्स बार और सिग्मा निकाल लो। सिग्मा बाय एक्स बार इनटू 100 कर दोगे तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर छोटा आए, यहां पे लिखा है कि ये यूज किया जाता है दो सीरीज है ना, मान लो एक सीरीज है, दूसरी सीरीज है, उनको उनकी वेरिएबिलिटी कंपेयर करने के लिए। एक सीरीज है, उसका आपने सीवी निकाल लिया, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लिया, दूसरी सीरीज का सीवी निकाल लिया, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लिया, ठीक है ना। कंपेयर करेंगे तो जिस सीरीज का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा होगा, द सीरीज हैविंग ग्रेटर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज सेड टू बी मोर वेरिएबल। जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा है वो ज्यादा वेरिएबल होगी, है ना, उसकी ज्यादा वेरिएबिलिटी होगी, और जिसका कम है उसकी कम वेरिएबिलिटी होगी, है ना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ज्यादा वेरिएबिलिटी मतलब लेस कंसिस्टेंट, ठीक है जी, लेस यूनिफॉर्म, लेस स्टेबल, लेस होमोजीनियस, ठीक है। यहाँ पे सारी बातें मैंने लिखी हुई हैं, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का प्रयोग क्यों किया जाता है, यहाँ पे भी लिख देते हैं कि भाई यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, मेजर ऑफ डिस्पर्जन आर अनेबल टू कंपेयर टू और मोर सीरीज विच आर ऑफ डिफरेंट यूनिट्स, है ना। डिफरेंट यूनिट्स की जब हो तो जो डिस्पर्जन है भाई, एक मीटर में चल रही है कोई कहानी, दूसरी किलोग्राम में चल रही है, दो सीरीज अगर ऐसी चल रही है, तो जो डिस्पर्जन है ना, वो दोनों की वेरिएबिलिटी कंपेयर करने में नाकामयाब रहता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यहाँ पे डिफाइन किया गया है, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, ठीक है जी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस एक टर्म है यार, याद रख लो इसको, ठीक है ना। इसकी डिटेल में नहीं जाना आपने को, बहुत ज़्यादा सिलेबस में नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बस समझ में आ जाना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, सिग्मा बाय एक्स बार इनटू 100, ठीक है। जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होगा वो सीरीज ज़्यादा वेरिएबिलिटी शो करेगी, ठीक है। कम यूनिफॉर्म होगी, कम कंसिस्टेंट होगी, लेस कंसिस्टेंट होगी, ठीक है जी। कहानी एकदम साफ है। क्यों यूज़ किया जाता है, दो डिफरेंट यूनिट्स की सीरीज हो, है ना, उनको कंपेयर करने के लिए, मतलब, ठीक है, कि किसकी वेरिएबिलिटी ज़्यादा किसकी कम है, तब हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट है जी एकदम। बाकी लाइन बाय लाइन अगर पढ़ना है, सेशन को पॉज करके आप इजीली इसको रीड भी कर सकते हो, आपको मजा आएगा, ठीक है जी। अब मैंने देखो आपके लिए, वैसे तो सारी डेफिनेशंस आपको मालूम है ना, सारी डेफिनेशंस आपको मालूम है, फिर भी मैंने यहाँ पे सारी डेफिनेशंस देखिए लिख दी हैं, है ना। ये स्क्रीन को पोज करें आप, स्क्रीन को पोज करके सारी डेफिनेशन आप रीड कर सकते हो, है ना। सारी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख भी दी हैं ताकि स्टूडेंट्स के पास हर डेफिनेशन पहुँच जाए। हिस्टोग्राम क्या होता है देखिए, वैसे आप लोगों को मालूम है, 9th-10th के स्टैटिस्टिक्स में सीखा है बच्चों ने, अभी 11th में तो अपन बड़े बच्चे हो चुके हैं, वो मैं मान के चल रहा हूँ आपको आता होगा। नहीं भी आपको आता है 9th-10th की चीज़ें, कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता, कोई टर्म नहीं आती, मैंने सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे लिख दी हैं, आप इनको अच्छे से रीड कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत, पिछले क्लासेस में सीखा था आपने, वो भी लिख दिया, ठीक है। ओगिफ क्या होता है, ये एक टर्म होती है, देखिए आप इसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये, अगर किसी को चाहिए, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना, क्योंकि हम सिर्फ सिलेबस का ही लेक्चर्स में कर रहे हैं, ठीक है, जो अपने स्कूल के सिलेबस में हो या जेई के सिलेबस में हो, है ना। ये स्कूल और जेई के सिलेबस में नहीं है, नोट इन सिलेबस, दिस इज नोट इन सिलेबस, ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। किसी को सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जानना हो जान सकता है, किसी को पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो जानना हो जान सकता है, ठीक है। यहाँ पे सेशन पोज करके किसी को नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन जानना हो जान सकता है, ठीक है। सिलेबस पूरा फिनिश होने के बाद ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कभी अलग से लेक्चर बना करके मैं आपको इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। पहले ये कि सिलेबस की सारी चीज़ें अपनी वाइंड अप होनी जरूरी है, ठीक है जी। तो आई होप यार आपको पूरा स्टैटिस्टिक्स एकदम समझ में आ गया होगा मज़ेदार तरीके से। आपकी जो कन्फ्यूजन है कई सारे टर्म्स में वो दूर हो गया होगा, है ना। कमांड आपकी आ गई होगी, सारे फॉर्मूला जो हैं वो समझ आ गए होंगे। यार अपना भी थॉट दें, है ना, क्यों ये फॉर्मूला है, क्यों ऐसा हो रहा है, अपने भी थॉट्स दें आप चीज़ों के ऊपर, ठीक है ना, अपने थॉट्स दें। और जो फॉर्मूला मैंने बताए हैं, क्या मैं बोल रहा हूँ, है ना, क्यों मैं बोल रहा हूँ,
इन चीज़ों के ऊपर आप जो है अपना ध्यान केंद्रित करें, सोचें और समझने का प्रयास करें, मज़ा आएगा एकदम आपको। स्टैटिस्टिक्स बड़ा सिंपल चैप्टर, थ्योरी ज़्यादा है, चीज़ें सारी समझनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अदरवाइज वेरी सिंपल है ना, कुछ चुनिंदा ही चीज़ें हैं, उन्हीं के अराउंड सारा चैप्टर घूम रहा है, ठीक है। तो यार एक मुस्कान के साथ इस चैप्टर की इस चैप्टर को अलविदा कहते हैं। पेशेंस के साथ इसको पढ़िएगा, सवाल लगाइएगा, मैंने सारी चीज़ें करवाने की कोशिश की हैं। बाय बाय। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।